अब तक हमने देखा कि जिन्वू म्यूटिलेट स्किल से एंट किंग को मार गिराता है, वहीं चाहीन की जान खतरे में थी और उसे हील करने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो जिन्वू एस रैंक हंटर बियोंग को अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। ये देख चोई और माडोंग चौंक जाते हैं। फिर बियोंग हंटर चाहीन के पास जाकर अपनी मैजिक स्पेल बुक निकालता है और हंटर चाहीन को हील करना शुरू हो जाता है। अपने जिगरी यार को देख यूनहो इमोशनल हो जाता है। जिन्वू बोलता है, मैं जान गया हूँ बियोंग किस तरह का इंसान था। मैंने उसे ऑर्डर दिया भी नहीं और वो चाहीन को हील करना शुरू हो गया। इसका मतलब वो बहुत नर्म दिल इंसान था। यूनहो बोलता है, लेकिन अब ये बियोंग नहीं रहा। वहीं कैमरामैन भी जान गया था कि जिन्वू ने कैमरा बंद करने का किस लिए कहा, क्योंकि वो ऐसी स्किल पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकता। चोई सोचता है कि जितना मुश्किल बैटल होगा ये बंदा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ये काफी खतरनाक पावर है। यूनहो बोलता है, मुझे पता है तुम आगे और बैटल लड़ोगे और तुम्हें बियोंग के हीलिंग स्पेल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बियोंग को फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या ये मुमकिन है कि तुम उसे फाइट्स में ना भेजो? जिन्वू सोचकर बोलता है, तुमने दूसरी बार मेरे कंधे को छुआ है, लेकिन इस बार तुम हुक्म नहीं झाड़ रहे बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हो। वैसे मैं भी यही सोच रहा था। फिर जिन्वू बियोंग के पास जाकर एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है और एस रैंक हंटर बियोंग का शैडो आजाद हो जाता है। ये देख यूनहो तहे दिल से जिन्वू का शुक्रिया अदा करता है। फिर हेल्पिंग टीम वहां आ जाती है और सभी हंटर्स हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं, लेकिन जिन्वू बोलता है, मैं इधर ही रुकूंगा क्योंकि अभी भी कुछ काम बाकी है और तुम टेंशन फ्री होकर जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता साफ करता हूँ। फिर जिन्वू काइजिल को समन करता है और उस पर बैठकर एंट्स पे हमला कर देता है। वहीं जापान की कश्ती में होशिनो बोलता है, तुम नहीं जानते वो मॉन्स्टर कितना खतरनाक था, तभी कोटो र्यूजी भी कुछ कर ना सके। मैं बता रहा हूँ, कोई भी हंटर उस मॉन्स्टर को मार नहीं सकता और ये रेड एक फेलियर होगी। राइजी बोलता है, टेंशन मत लो क्योंकि वो मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर होशिनो को यकीन ही नहीं आ रहा था। तो राइजी बताता है, साउथ कोरिया के संग जिन्वू ने उस एंट मॉन्स्टर को मार दिया है। वहीं जिन्वू को एंट्स के अंडे तबाह करने पर भी एक्सपीरियंस मिल रहा था। फिर जिन्वू को अपनी इन्वेंटरी में एक यूनिक सॉर्ड दिखती है। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। फिर जिन्वू उस सॉर्ड को घुमाता है और उसकी पावर देखकर तो जिन्वू भी शॉक हो जाता है। वहीं अमेरिका में डायरेक्टर डेविड ब्रीनॉन भी जिन्वू की पावर्स टीवी पे देख लेते हैं। डेविड बोलता है, तुम्हें मेरा जवाब पता है, तभी तो तुम मुझे आधी रात में ये फुटेज दिखाने आए हो माइकल। माइकल बोलता है, एक ऐसा हंटर जो हजारों सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता है, उसे साउथ कोरिया जैसे छोटे कंट्री में नहीं होना चाहिए। डेविड को भी ऐसा ही लगता है और वो जिन्वू के बारे में और इंफॉर्मेशन मांगता है। फिर माइकल एक फाइल निकालता है जिसमें संग हुआन का इंसिडेंट लिखा था। माइकल बताता है कि कुछ महीने पहले नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के एक ए रैंक डंजन में से संग हुआन निकला था, जिसको शुरुआत में तो लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं साउथ कोरिया का हंटर हूँ। फिर जब मैंने डेटा चेक किया तो मुझे पता चला कि हुआंग और संग जिन्वू बाप बेटा हैं। डेविड बोलता है, तो यही हमारा मौका है, लेकिन साउथ कोरिया का हमारे साथ काफी टाइम से कनेक्शन बना हुआ है और अगर हम उसके 2 हंटर्स ले लेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम कनेक्शन खत्म करना चाहते हैं। माइकल बोलता है, लेकिन इस बंदे को पाना ज्यादा जरूरी है। डेविड बोलता है, क्या तुम ये कर सकते हो? माइकल बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहीं जिन्वू का जेजू आइलैंड में 100 लेवल हो जाता है। फिर जिन्वू एंट किंग की बॉडी के पास जाता है जिसमें से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। फिर जिन्वू हाथ बढ़ाकर बोलता है, अराइज, और जिन्वू एक अंधेरी जगह में आ जाता है। जिन्वू को लग रहा था कि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। फिर उसको पीछे से आवाज आती है, तो मैं वापस आ गया। जिन्वू देखता है कि एंट किंग अब उसका शैडो सोल्जर बन चुका है। जिन्वू को नजर आता है कि एंट किंग का रैंक जनरल है, जो कि जिन्वू ने आज तक नहीं देखा। इसका मतलब ये शैडो बाकी सभी शैडो से ज्यादा ताकतवर है। अब जिन्वू क्वीन को अपना शैडो सोल्जर बनाने का सोचता है कि तभी उसे आवाज आती है, मेरे आका मुझे एक नाम दें। जिन्वू सोचता है, क्या ये मेरे साथ भी लॉयल रहेगा? तुम बात किस तरह कर रहे हो? मुंह से? जिन्वू सोचता है, क्या ये इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि ये शैडो सोल्जर बनने से पहले भी बातें कर रहा था, लेकिन बियोंग, टस्क और आयरन भी तो पहले बोलते थे, लेकिन शैडो सोल्जर बनने के बाद तो ये गूंगे हो गए। इसमें और दूसरे शैडो सोल्जर्स में बस रैंकिंग का फर्क है, तो शायद बाकी शैडो सोल्जर्स भी लेवल अप करने के बाद बोल पाएं। मैंने ही तुम्हें मारा है,
तो क्या तुम अभी भी मुझे फॉलो करोगे? एंड किंग बोलता है, मैं मरा नहीं हूँ बल्कि अपने आका की पावर से वापस जिंदा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा मेरे आका, तो प्लीज मुझे एक नाम दें। फिर जिन्वू कोई नाम सोचता है तो उसे एक फेमस नॉवल राइटर बर्नर्ड याद आता है। आज से तुम्हारा नाम बीरू है। बीरू भी ये सुनकर खुश हो जाता है। अब जिन्वू एंट क्वीन के पास जाकर अराइज बोलता है और एंट क्वीन उसकी शैडो सोल्जर बन जाती है। जिन्वू देखता है एंट क्वीन के शैडो सोल्जर बनते ही बाकी एंट्स के साथ उसका कनेक्शन वीक पड़ गया है, तो वो बीरू से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। बीरू बोलता है क्वीन की नॉर्मल एबिलिटी एंट कॉलोनी को कंट्रोल करना है, क्या अब से एंट्स को क्वीन कंट्रोल करेगी? बीरू बोलता है जी मालिक, और क्वीन का काम बस एंट्स को पैदा करना है, और क्योंकि अब उसकी कोई बॉडी नहीं रही तो वो एंट्स को पैदा भी नहीं कर सकती। जिन्वू बोलता है तो क्या क्वीन फाइट नहीं कर सकती? बीरू बोलता है जी मालिक, क्वीन फाइट नहीं कर सकती, जिसका मतलब एंट क्वीन जिन्वू के लिए यूजलेस थी, तो वो क्वीन का शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। वहीं बाकी शैडो सोल्जर्स मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने में लगे हुए थे, तो जिन्वू उन्हें मैजिक क्रिस्टल्स जमा करने से मना कर देता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जेजू आइलैंड को वापस रीबिल्ड करने में काम आएंगे। जिन्वू को बस एंट किंग की बॉडी से ही एक स्टोन मिला था। अब जिन्वू सोचता है क्या मैं बची कुची एंट्स को अपने इन शैडो सोल्जर्स से मार पाऊंगा? बीरू बोलता है मालिक, अब एंट्स का कोई लीडर नहीं है, तो वो बस यहाँ वहाँ फैल गई हैं। जिन्वू बोलता है क्या तुम बता सकते हो कि टोटल कितनी एंट्स बाकी हैं? बीरू बोलता है रेड शुरू होने से पहले टोटल 8700 एंट्स थीं, लेकिन अब 4000 एंट्स बची हैं। जिन्वू को लग रहा था कि एंट्स ज्यादा होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा होंगी उसे खबर भी नहीं थी। क्या तुम इन सभी एंट्स को मार सकते हो? बीरू बोलता है अगर आप मुझे हुक्म दें तो। वहीं शिप्स में हंटर्स इन एंट्स से जंग लड़ रहे थे और ली मिन संग की फटी पड़ी थी। एक हंटर सोचता है ये बस कहने का ए रैंक हंटर है, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल खोखला है। वहीं एंट्स साउथ कोरिया की जमीन तक पहुंच गई थीं। हंटर्स को समझ नहीं आता कि वो इन सभी एंट्स को मार पाएंगे। फिर अचानक से एक ब्लू कलर की रोशनी इन एंट्स को मार देती है और हंटर्स को समझ भी नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्योंकि उनकी आंखें उसको देख भी ना सकी। असल में ये बीरू था जो अपनी सुपर स्पीड से इन एंट्स को मार देता है। वहीं दूसरी एंट कॉलोनी चाइना तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां चाइना का एक हंटर एंट्स के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। फिर ये हंटर इन सभी एंट्स को मार गिराता है, जो इन छोटी चींटियों की जगह एंट किंग से लड़ना चाहता था। दूसरी तरफ अमेरिका का एक हंटर भी जिन्वू की फाइट देख रहा था, जो अपनी असिस्टेंट लॉरा से कहता है हो सकता है डोंगसू के भाई को जिन्वू ने मारा हो, तो मैं उसके भाई का बदला लूंगा, क्या ये सही है? लॉरा बोलती है लगता तो सही है। और ये हंटर थॉमस एंड्रे था, जो स्कैवेंजर गिल्ड का मालिक है। लॉरा बोलती है अगर जिन्वू और डोंगसू की फाइट हो गई तो आप क्या करेंगे? थॉमस एंड्रे बोलता है डोंगसू स्कैवेंजर गिल्ड का हिस्सा है, और अगर कोई मेरी गिल्ड के लोगों को हाथ लगाए तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर मिलिट्री और कुछ हंटर्स जेजू आइलैंड पे मैजिक स्टोन कलेक्ट करने आते हैं। पार्क बोलता है एक ऐसा आदमी था जिसने पूरी जिंदगी ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग करी, और उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, लेकिन फिर जिस दिन ओलंपिक्स शुरू होने वाला था उस दिन वो अवेकन हो गया, जिस वजह से वो ओलंपिक्स में हिस्सा ना ले सका। उसका भाई बोलता है क्या ये आपकी कहानी है? पार्क बोलता है भले ही उस आदमी का ड्रीम टूट गया, लेकिन अब उसका ड्रीम है कि वो इस कंट्री में सबसे बड़ी गिल्ड बनाए। उसका चेला बोलता है मुझे लगा ही था कि ये आप ही होंगे। फिर पार्क मैजिक स्टोन्स उठाकर बोलता है अगर हम ये ले लें तो हमारी गिल्ड नंबर 1 बन जाएगी। वहीं एक हंटर उसको ऐसा करने से मना कर रही थी। फिर वहाँ एक एंट आ जाती है जिसे पार्क मार देता है और कलेक्शन टीम को बोलता है आप टेंशन मत लें, अगर कोई एंट बची होगी तो हम उसे मार देंगे। फिर कलेक्शन टीम चिल्लाती है तुम कौन हो? और वहाँ एक और आदमी भी आया हुआ था। पार्क सोचता है कि यहाँ सिर्फ एसोसिएशन वाले बंदे ही होने चाहिए, तो वो इस आदमी की आइडेंटिटी मांगता है और बोलता है अगर तुम हमारे ऑर्डर्स नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। फिर वो आदमी बीस्ट लैंग्वेज बोलता है और पार्क समझ जाता है कि ये एक मॉन्स्टर है। फिर कोई चुटकी बजाता है और ये सारे हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। असल में ये मॉन्स्टर बीस्ट मोनार्च है और उसके साथ फ्रॉस्ट मोनार्च भी आया था। बीस्ट मोनार्च बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है मैंने तो बस इन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। बीस्ट मोनार्च बोलता है देखो ये उसी की पावर है। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है लेकिन वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? बीस्ट मोनार्च बोलता है पता नहीं, अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद उससे पूछ लेना। अब फ्रॉस्ट मोनार्च एक टेलीपोर्टेशन गेट बनाता है और बोलता है हमारा हंट जारी रहेगा। बीस्ट मोनार्च बोलता है और लगता है वो भी इस कंट्री में है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च कोई सीन नहीं बनाना चाहता था तो वो यहाँ से चला जाता है, जिस पर बीस्ट मोनार्च उसे फट्टू बोलता है और खुद भी टेलीपोर्टेशन गेट बनाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जिन्वू जेजू आइलैंड में मरे हुए हंटर्स के फ्यूनरल में आया हुआ था और अब जेजू आइलैंड के बाद जिन्वू काफी फेमस हो गया था और काफी सारे लोग उसकी तारीफें
कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसकी बुराई भी कर रहे थे क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर जिन्वू जेजू आइलैंड में जल्दी चला जाता तो कई सारे हंटर्स की जान बच जाती। इस फ्यूनरल में यूनहो भी आया हुआ था। यूनहो बोलता है, पहले मुझे लगता था कि एक अकेला हीरो कभी जंग नहीं जीत सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत था। अपना सर बुलंद करो, तुम इस कहानी के मेन हीरो हो जिन्वू। फिर यूनहो उसे शुक्रिया बोलता है। जिन्वू की नजर चाहीन पे पड़ती है जो उसे देखते ही शर्मा जाती है और ये देख जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है। फिर जिन्वू गन्ही के पास आता है और गन्ही हैरान था क्योंकि जिन्वू अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता था। फिर गन्ही बोलता है, क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर बनाया था? ये सुनकर जिन्वू चौंक जाता है। गन्ही बोलता है, हाल ही में कुछ हंटर्स जेजू आइलैंड पे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करने गए थे और वो सभी हंटर्स बेहोश हो गए, तो मुझे लगा कि तुमने कोई बैरियर बनाया होगा। जिन्वू बोलता है, लेकिन मैंने तो कोई बैरियर नहीं बनाया। वैसे जो लोग बेहोश हो गए थे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी? गन्ही बोलता है, उन हंटर्स को कुछ भी याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ था। जिन्वू सोचता है, क्या पता एंट्स ने कोई ट्रैप्स बिछाया हो। फिर गन्ही का बंदा उसे बताता है कि दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया है, तो गन्ही वहाँ से चला जाता है। जिन्वू बोलता है, मेरे भी वापस जाने का वक्त आ गया है। फिर जाते हुए पार्किंग लॉट में जिन्वू की मुलाकात अमेरिका के स्पेशल एजेंट एडम से होती है। एडम बोलता है, मैं आपके ऑफिस में भी गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। जिन्वू सोचता है, यूनहो बता तो रहा था कि कोई फॉरेनर उससे मिलने आया था। जिन्वू पूछता है कि एडम को उससे क्या काम है। एडम बोलता है, मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो किसी और कंट्री के पास नहीं है सिवाय हमारे। जिन्वू बोलता है, लेकिन ये स्पेशल इंफॉर्मेशन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? एडम बोलता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन स्पेशल बंदे के लिए। लेकिन जिन्वू उसे मना कर देता है क्योंकि उसे एडम पे भरोसा नहीं था। एडम बोलता है, मैं अपना जरूरी पत्ता तो भूल ही गया। क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा अवेकेंड है जो दूसरे अवेकेंड की पावर्स बढ़ा सकता है? ये सुनने के बाद जिन्वू एडम के साथ आ जाता है और उसकी मुलाकात डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल से होती है। फिर माइकल सीधी बात नो बकवास करता है और बोलता है, ये इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे तो अमेरिका की सिटीजनशिप लेने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आप एक सेकंड में हाँ बोलें और दूसरे सेकंड में आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि आप हंटर संग जिन्वू हैं। जिन्वू बोलता है, एडम ने तो मुझे कहा था कि अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। मुझे बताओ, क्या सच में मेरी पावर बढ़ सकती है? माइकल बोलता है, वो शख्स यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। मिसेस शेलनर को अंदर आने दो। फिर मिसेस शेलनर कमरे में आ जाती हैं, जिन्हें देखते ही जिन्वू की आंखें खुल जाती हैं और ये एपिसोड खत्म होता है, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड था। अगर आप सीजन 3 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।